हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। और हम आज लेकर के आए बेहतरीन सा सेशन ज्यामिति ज्योमेट्री बच्चे। और ये ब्रह्मास्त्र फार्मूला, ये फार्मूला लेक्चर रहेगा। इसमें से सभी जितने भी फार्मूले दिए गए ज्योमेट्री से, वो सारे फार्मूलों पर आज हम बच्चे बात करेंगे। और ये आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर कि ब्रह्मास्त्र फार्मूला बच्चे, यहाँ पर ज्यामिति ज्योमेट्री की बात करेंगे। हाँ, सारे फार्मूले की बात की जाएगी। और थोड़ा सा ये आप सभी को अवगत कराना कि हमारे वो किसी भी क्लास के बच्चे हों इन फार्मूलों को बेहतर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूले क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं और अपर में चलते रहते हैं। और स्पेशल यदि हम बात करें तो कंपटीशन लेवल के जो हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी वीडियो ये होगी। और हमारे 6 to 8 या फिर 9 10 जो अपर के बच्चे इस तरीके से वो भी फार्मूला अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और ये फार्मूले क्लास 6 से स्टार्ट हो जाते हैं। और क्लास 6 हो गया, 7 हो गया, 8 9 10 ये स्टार्ट होते हैं। यही हमारे यूपी टेट एग्जाम में या अदर एग्जाम में काफी लगातार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल हम बात करेंगे ज्योमेट्री की, ज्यामिति की बात करेंगे बच्चे। और यहाँ पर सभी परीक्षाओं में ये उपयोगी है। और ये गणित मैथ ये लेक्चर फर्स्ट है। और इस प्रकार से जितने फार्मूले ज्योमेट्री के हैं, उसके बाद में अदर भी जो भी फार्मूले वो आपको आकांक्षा क्लासेस पर लगातार आपको सेशन जुड़ जाए, आपको यहाँ से क्लासेस मिलती जाएंगी। और आइए हम लोग बात करते हैं। ये तो फर्स्ट क्लास है और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कि ज्योमेट्री की बात की जाएगी बच्चे, ज्यामिति की बात की जाएगी। तो यहाँ पर और ये अपना रहा क्या, आज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या कि ज्योमेट्री में टाइप्स हैं और इसे हम लोग किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। यहाँ दिया गया, हमने ज्यामिति को 5 भागों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है क्या। पहला लाइंस एंड एंगल्स की बात करें, रेखा और कोण की बात की जाएगी। और यहाँ पे ट्रायंगल त्रिभुज की बात की जाएगी बच्चे। अगला क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होगा और पॉलीगॉन यहाँ पे बहुभुज होगा। और फिर अगला सर्कल वृत्त होगा। तो स्पेशल आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लाइन एंड एंगल पर बच्चे, रेखा और कोण पर बात करने वाले हैं। रेखा और कोण पर बात करेंगे। तो ये जितने भी आकांक्षा क्लासेस से लोग जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। और ये आप बेहतरीन तरीके से देखें और आपके जीवन में कहीं पर भी यदि गणित आप पढ़ रहे हैं और वहां पर इन फार्मूले आ रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत आसानी से इन्हें, है ना, इनके माध्यम से कुछ प्रश्नों को हल कर पाएंगे। चलिए, ये दिया गया लाइन एंड एंगल। आज हम लोग भैया बात करने वाले किस पर, रेखा और कोण पर बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल त्रिभुज पे बात करेंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल और फिर बहुभुज और फिर वृत्त पे बात करेंगे। तो आज स्पेशल हम लोग किस पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर रेखा और कोण पर बात करने वाले हैं। चलिए आइए, क्या दिया गया है यहाँ पर, ये जो दिया गया क्या कह रहा है कि भाई पॉइंट है क्या। देखो, लाइन एंड एंगल की बात यहाँ पे की जा रही, रेखा तथा कोण की बात की जा रही है इस लेक्चर में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फैक्ट अपने पास दिया गया, बिंदु क्या है, बिंदु पॉइंट जिसे कहते हैं। ये पॉइंट क्या है दिया गया, अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ 0 रेडियस विच डिटरमाइंस अ लोकेशन। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। या हम कह सकते हैं क्या कि बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है जो एक स्थान निर्धारित करता है। इसे आमतौर पर बड़े अक्षरों से दर्शाया जा सकता है। हम लोग इस प्रकार से एक पॉइंट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पॉइंट, इस प्रकार से जिसे हम लोग बिंदु कहते हैं। तो यहाँ बताया गया कि एक शून्य त्रिज्या का वृत्त है, जैसे वृत्त बनता है इसको इतना कम कर दिया गया कि इसका जो रेडियस वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो एक पॉइंट होगा इसे बिंदु के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या बताया गया, बिंदु शून्य त्रिज्या का एक वृत्त है जो एक स्थान निर्धारित करता है। इसे आमतौर पर बड़े अक्षर से दर्शाया जा सकता है। या हम अपनी भाषा में कह सकते हैं क्या कि ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई होती, ना तो चौड़ाई होती, ना तो मोटाई होती, ना तो ऊंचाई होती है, उसे बच्चे हम क्या कहते हैं, तो बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि हम पॉइंट की बात कर रहे हैं, बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु ऐसी आकृति है जिसकी ना तो लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई होती है, उसे क्या कहा जाता है, बिंदु कहा जाता है। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, अगला दिया गया यहाँ पर टाइप्स ऑफ, यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, बिंदु के प्रकार दिए गए। तो यहाँ पर आप बात करेंगे क्या, तो ये टाइप्स ऑफ पॉइंट यानी बिंदु के प्रकार। यहाँ पर दिया गया, पहला वाला दिया गया यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स, इसकी बात की जा रही है, कोलिनियर, जिसे हम लोग संरेख बिंदु कहते हैं। कौन से बिंदु, संरेख बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग में आप देख पा रहे होंगे, ये कौन सा बिंदु, ये संरेख बिंदु है। यहाँ पर इसमें कह रहा है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हो तो ये बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक बिंदु यहाँ पर था भैया
और एक बिंदु यहाँ पर स्थित है और एक बिंदु यहाँ पर है, या और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक सीधी रेखा में, ये किसमें एक सीधी, तो 3 या 3 से ज्यादा बिंदु होंगे और कहाँ होंगे, वो एक सीधी रेखा में होंगे, तो उन्हें क्या बोला जाएगा भैया, उन्हें क्या बोला जाएगा, संरेख बिंदु। क्या बोला जाएगा, संरेख, कोलिनियर पॉइंट बोले जाएंगे। तो आप याद कर सकते हैं या आप समझ गए होंगे क्या कि यहाँ पर 3 या 3 से अधिक बिंदु हैं और एक सीधी रेखा में है, तो वो कैसे बिंदु हो जाएंगे भैया, वो संरेख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। चलिए आगे क्या दिया गया इसी में, नॉन कोलिनियर पॉइंट की बात कर रहा है, असंरेख बिंदु की बात कर रहा है यहाँ पर कि असंरेख बिंदु कैसे होते हैं कि यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते, असंरेख बिंदु कहलाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो ये एक सीधी रेखा में नहीं होंगे, कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं। देखो तो यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पे क्षेत्रफल भी मिलने लगेगा, तो ये हमारे किसमें चले जाते हैं, ये हमारे असंरेख हैं। तो 3 ही बिंदु, ये पहला, ये दूसरा और ये अगला वाला, यहाँ बात करें तो ये तीनों सब अलग अलग, एक सीधी रेखा में नहीं है। जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो वो संरेख और अलग अलग होते हैं, एक सीधी रेखा में ना होकर तो वो कैसे हो जाते हैं, असंरेख, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाते हैं। आइए, तो इस प्रकार से जितने भी फार्मूले इसमें दिए गए ज्योमेट्री के आज हम लोग सीखने वाले हैं, और अगले लेक्चर में आपको ट्रायंगल के जो भी फार्मूले हैं वो लेकर के हम आएंगे। और यहाँ पर चलो, तो ये क्या दिया गया है, इसमें रेखा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रेखा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे रेखा क्या होता है, रेखा के बारे में कह रहा है, क्या, लाइन के बारे में। हाँ, इसमें बता रहा कि अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी होती है और इसमें सिर्फ लंबाई होती है, अर्थात इसकी कोई मोटाई अर्थात चौड़ाई नहीं होती, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रेखा है, इसे ये इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार से इसको इधर भी बढ़ाया जा सकता है। ये बी बना दिया गया, यहाँ पर ए बता दिया गया। तो एक रेखा का यहाँ पर ये आरेख द्वारा आपको दर्शा दिया गया कि इस प्रकार से इस रेखा को हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसे क्या बताया गया कि इसे दोनों दिशाओं में हम बढ़ा सकते हैं, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है और इसे अनंत बिंदुओं से कैसे बनाया जाता है, अनंत बिंदुओं से। जैसे कि हम इस प्रकार से बात करें, इस प्रकार से अनंत बिंदु आप बनाते चले जाएंगे और अनंत बिंदु जब बनाते चले जाएंगे तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे क्या कि यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है भैया, रेखा का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या, यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, रेखा का। यहाँ इस प्रकार से ये रेखा बन गई, क्या बन गई, रेखा। तो रेखा बनती है तो कैसे बनती है, अनंत बिंदुओं से मिलकर के किसका निर्माण होता है, रेखा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने क्या सीखा भैया, बिंदु सीखा। बिंदु में क्या बताया गया, उसकी ना तो लंबाई होती, ना तो चौड़ाई होती, ना तो मोटाई होती, ना तो ऊंचाई होती। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। बिंदु के हमने 2 प्रकार देख लिया, इसमें से पहला प्रकार कौन था, जिसे हम लोग संरेख कहते हैं। तो जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही लाइन में मिल जाते हैं तो संरेख हो जाते हैं। और यदि असंरेख की बात करें तो 3 बिंदु ऐसे होते हैं जिसका एक लाइन में नहीं होते, तो वो क्या होते हैं, असंरेख हो जाते हैं। अगली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, रेखा की। तो रेखा भी आप समझ गए होंगे। तो रेखा में क्या बता दिया गया कि इसकी लंबाई सीमित नहीं होती, इसे दोनों ओर विस्तारित किया जा सकता है। आगे क्या दिया गया, हाँ यहाँ पे देखो कर्व आ गया। ये कह रहा है कर्व लाइन क्या है, अ लाइन विच चेंज इज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कर्व लाइन, यानी कि ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदलती हो वक्र रेखा कहलाती है। कैसी रेखा, वक्र रेखा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही रेखा। इस प्रकार से ये कैसी रेखा हो जाएगी अपने पास, ये वक्र रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये वक्र रेखा। आप समझ पाए होंगे, वो जो पहले वाली लाइन थी वो सिंपल रेखा थी, उसे एक सीधी रेखा में है ना, सीधी रेखा थी, लेकिन यहाँ पर ये तिरछी रेखा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र रेखा। क्या बोलेंगे भैया, वक्र रेखा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व लाइन। क्या, कर्व लाइन। चलिए आगे क्या दिया गया, अगले पेज में है, इसमें कह रहा है क्या कि लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है, जिसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखाखंड। तो रेखाखंड बताया गया, रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। साधारणतः रेखाखंड
रेखा बोला जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहा जाता है। क्या बच्चे, रेखा के किसी एक भाग को क्या कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला क्या है, एक रेखा का भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखाखंड। इस प्रकार से ये ए और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, ए बी, ए और बी से दूरी होती है, उस रेखा होती है, तो रेखा को इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, और यदि रेखाखंड है तो इस प्रकार से लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ एरो नहीं लगा हुआ है ना। अच्छा, रेखाखंड क्या है, यूक्लिड ने इसके बारे में क्या बताया, यूक्लिड ने इसके बारे में बताया कि इसे हम रेखा ही कहते हैं, लेकिन कैसी रेखा का नाम दिया, यूक्लिड ने इसे शांत रेखा कहा था। क्या कहा था, शांत रेखा है ये। तो इसे भी निश्चित तौर पर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर है ना, इस प्रकार से हम लोग इसे दर्शा सकते हैं। तो यूक्लिड ने इसे भैया क्या कहा है, शांत रेखा कहा। ये रेखा का एक भाग है जिसे हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट जिसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। चलिए आइए आगे क्या दिया गया। हाँ, इसमें ये कह रहा है, इसमें बता दिया टाइप्स ऑफ, यहाँ पे रेखाओं के प्रकार बता दिया, यहाँ पर है ना, टाइप्स ऑफ लाइन बता दिया, रेखाएं मूलतः। तो अभी हमने लोग रेखा सीख लिया है ना। रेखा को निश्चित तौर पर अनंत दोनों सिरों से बढ़ाया जा सकता है, और उसके बाद हमने रेखाखंड सीखा, देखा था रेखाखंड क्या था, कि रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते थे, और यूक्लिड ने उसे क्या बताया था, शांत रेखा कहा है। चलो, यहाँ पे क्या दिया गया, रेखाएं मूलतः 5 प्रकार की होती हैं, और यहाँ पर सबसे पहले दे दिया गया प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात यहाँ पे की जा रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं, यदि 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ABCD क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इस प्रकार से ये कैसी रेखाएं भैया, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्लास 9th में थ्योरम है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया जाता कि जब कोई 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके आमने सामने की ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वहां पर थ्योरम देगी। हालांकि यहाँ पर ये क्या बताया गया आपसे, यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा बताया गया। तो प्रतिच्छेदी क्या हो जाएगा, एक रेखा दूसरी रेखा को यहाँ पे क्या कर रही, काट रही, प्रतिच्छेदित कर रही, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है, प्रतिच्छेदी रेखा बोला जा रहा है। और आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले पेज में क्या दिया गया, इसमें ये कह रहा है संगामी रेखाएं। किसकी बात कर रहा है, संगामी रेखाएं की बात कर रहा है। तो ये संगामी क्या होती है, यहाँ पे कह रहा है यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो ऐसी संगामी रेखाएं कहलाती हैं, और इन जिन बिंदुओं से होकर ये सभी रेखाएं गुजरती हैं उसे संगामी बिंदु कहते हैं। देखो यहाँ पर इस प्रकार से एक रेखा ये जा रही है, इस प्रकार से यहाँ से एक रेखा ये जा रही है, और इस प्रकार से एक रेखा यहाँ ये जा रही है। ये बता दिया कि यदि 3 या 3 से अधिक, कम से कम तो 3 होनी चाहिए, और उससे ज्यादा यदि यहाँ पर जा रही हैं तो कोई बात नहीं। और जहां से ये जाएंगी उस बिंदु को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संगामी बिंदु कहा जाएगा। इस बिंदु को क्या बोलोगे भैया, ये संगामी बिंदु है ना, क्या भैया, संगामी बिंदु। इस प्रकार से तो आप समझ पा रहे होंगे कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं जब जाती हैं और एक स्थान से निकलती हैं, यहाँ पर एक ही पॉइंट से जाती है तो उन्हें क्या बोला जाता है, संगामी रेखाएं। क्या, और जहां पर मिलती है वो संगामी बिंदु हो जाता है। चलो आगे क्या दिया गया, इसमें पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखाएं। किसकी बात कर रहा है, समांतर की। 2 सीधी रेखाएं एक समांतर होंगी यदि वे समान तल में स्थित हों और अनंत तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, और 2 समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है सभी जगह क्या होती है भैया, समान होती है। आप चाहे जहां पे इनके बीच की डिस्टेंस ले लें, देख लें, चाहे जहां पर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, आपको समान मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इन्हें अनंत तक बढ़ाते चले जाएं, इसको भी बढ़ाते चले जाएं, और ये आगे कहीं मिलने वाली नहीं है, और इनके बीच की जो गैपिंग है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इन्हें क्या बोला जाएगा, पैरेलल लाइन। क्या बोला जाएगा, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं बोला जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ABOCD क्या है, समांतर रेखाएं। और यहाँ पर आपसे क्या बताया गया कि चित्र में दिखाया गया कि AB और CD समांतर रेखाएं, और पैरेलल को इंडिकेट करने का तरीका ये भैया, ये आप देख पा रहे हैं, समांतर रेखाओं का प्रतिचिह्न इस प्रकार से बना दिया जाएगा। तो आपसे बोला जाएगा क्या, कि आप दिखाएंगे तो बताएंगे क्या, कि AB पैरेलल यहाँ पे BC या CD कर सकते हैं। क्लियर, इस प्रकार से। चलिए ये आपका इंडिकेशन हो गया, इस प्रकार से आप इंडिकेट करेंगे पैरेलल लाइन का। और यहाँ पर अगला क्या दिया गया, हाँ इसमें दिया गया क्या, परपेंडिकुलर लाइंस।
अगला क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर लाइन्स, यानी कि लंबवत रेखाएं। कैसी रेखाएं, लंबवत रेखाएं। यदि दो रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं तो दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। नीचे दिए गए चित्र से आप समझ पा रहे होंगे, देखिए भैया इस प्रकार से एक रेखा देखो ये दी गई है ए और बी, और अगली रेखा इस प्रकार से यहाँ पर डी और सी दिया गया। तो इनके बीच का जो ये कोण बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 90। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी और जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर उनका कोण बन रहा होगा कितना, 90 डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा, तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी भैया, लंबवत रेखाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, लंबवत रेखाएं कहलाएंगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। इस प्रकार से आप चित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं भैया, ये क्या, इसे इंडिकेशन करने का तरीका क्या, जैसे अपने पास ए बी है, यहाँ पर ए बी मान लो सी डी पर लंब है, तो आप लिख पाएंगे क्या कि ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी डी। इस प्रकार से इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए आगे क्या दिया गया, इसमें ये कह रहा है कि तिर्यक रेखा है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन भैया, ट्रांसवर्सल लाइन, जिसे हम लोग कहते हैं तिर्यक रेखा, है ना। चलो कोई दो रेखाएं जा रही होंगी और उनको एक रेखा काट रही होगी दो जगह पर, है ना। इस प्रकार से वह रेखा जो दो या दो से अधिक यानी दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, दी गई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है। एक रेखा देखो यहाँ पर ये थी और एक रेखा यहाँ पर ये थी, इनको इस प्रकार से ये रेखा यहाँ पे काट रही है यहाँ पे, तो ये जो तिरछी वाली रेखा इसे क्या बोला जाएगा, तिर्यक रेखा बोला जाएगा। कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा। तो इस प्रकार से यहाँ पे तिर्यक रेखा भी आप जान चुके हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। चलो बहुत अच्छा, आगे आगे क्या दिया गया इसमें, ये कह रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लाइन, लाइन के बारे में कुछ क्या बता दिया, कह रहा दो अलग अलग बिंदुओं से होकर सिर्फ एक रेखा गुजरती है। ये बात तो बिल्कुल सही, क्या कि इस प्रकार से यदि एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया और यहाँ पर इसका ए और बी नाम दे दिया, इससे मिलाओगे तो एक रेखा बनेगी। क्या बनेगी, एक रेखा बन जाएगी। तो दो बिंदुओं से क्या बनता भैया, एक रेखा बनती। फिर कह रहा दो या दो से अधिक रेखाएं समतलीय कहलाती हैं यदि वे एक ही तल में हो, अन्यथा वे असमतलीय कहलाती हैं। एक ही तल में होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, समतलीय कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, समतलीय। एक होता है एक्स और एक होता है वाई, और जब जेड वाला आ जाता है 3D में तो वो समतलीय नहीं रह जाता है। तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बात करें ये एक्स हो गया और यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो जाएगा, और सामने की तरफ होगा तो वो क्या हो जाएगा, जेड, तो वो अलग तल में उसमें चला जाता है। चलिए ठीक, आगे देखें यहाँ पर अगला दिया गया, दो तलों का प्रतिच्छेद एक रेखा होती है। और यहाँ पर अब कोण की बात कर रहा है, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, एंगल की बात की जा रही है, कोण की बात की जा रही है भैया। तो यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ पर, कोण पर आ चुके हैं। कोण में बताया गया कि जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं, ये उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा, यहाँ से दो रेखाएं इस प्रकार से निकलेंगी और इसी बिंदु से यहाँ से ये वाली रेखा इस प्रकार से निकलेगी, है ना। एक ही बिंदु से उत्पन्न होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को भी क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण। यहाँ पर जो दिया गया क्या कि जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनाती हैं। देखो एक ही बिंदु से एक रेखा है ना। अच्छा यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बिंदु से एक, हाँ एक मिनट, जब दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होती है, यहाँ से अच्छा ये होगा कि यहाँ से रेखा ना बोल करके किरण बोला जाए। क्या बोला जाए, किरण, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड पॉइंट है, इसका क्या है, एंड पॉइंट, और जहाँ एंड पॉइंट होता है और इस टाइप से होती है तो इसे बच्चे रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे, जिसे हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। तो यहाँ पर देखा जाए कि दो किरण है, ये बनी, क्या बनी है, किरणें। तो दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे कोण बोला जाएगा। आप सीधा समझें कि एक ये बिंदु दिया गया, यहाँ से एक किरण ए निकल रही है और एक किरण क्या निकल रही है, बी। दो किरणों के बीच के जो झुकाव बन रहा है, इसके बीच का ये जो थीटा बन रहा है, यही क्या है, इसका कोण है। और ये जो ओ है इसका बच्चे शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाएगा। और ये इनके दोनों क्या कहलाएंगे, भुजा कहलाएंगी। तो आप कोण जान पा रहे होंगे क्या कि एक ही बिंदु से उत्पन्न होने वाली दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोला जाएगा, कोण बोला जाएगा। तो ये आपकी परिभाषा किसकी रही, कोण की रही। तो ये अगला क्या दिया गया, हाँ इसमें ये कह रहा है कि अच्छा कोण, अब टाइप आ गया, टाइप्स ऑफ एंगल से आ गया, कोण के प्रकार आ गया। सबसे पहले दिया गया एक्यूट एंगल। यदि हम बात करें न्यून कोण की, किसकी बात करें भैया, न्यून कोण की बात कर रहा है यहाँ पर। तो न्यून कोण में आपसे क्या बोल रहा है कि यदि किसी कोण की मान 90 से कम हो और वह न्यून कोण कहलाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 90 तो यहाँ होता है और 90 से ये लेस है, कम है,
तो ये कैसा हो जाएगा, ये न्यून कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण कह रहा है, जो थीटा होगा हमारा वो क्या होगा, वो 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, तो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। इस प्रकार से क्या है, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक होती है और 90 डिग्री से कम होती है, उस कोण को क्या बोलते हैं भैया, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट दिया गया क्या, इसमें कह रहा है कि समकोण, यहाँ पे राइट एंगल की बात कर रहा है, राइट एंगल की बात कर रहा है, समकोण की बात कर रहा है। यदि किसी कोण का यहाँ पर जो थीटा है अर्थात वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए, तो जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है वो कोण क्या कहलाता है, यहाँ पर समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ये देख पा रहे थीटा कितना यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं। जिस कोण की माप 90 से कम होती, 0 से अधिक होती, वो न्यून कोण होता है। जिसकी माप 90 हो जाती है, ठीक है, 90 डिग्री हो जाता है, वो बच्चे क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल दिया गया है, यानी अधिक कोण की बात कर रहा है। यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 से क्या कम हो, अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये जैसे मान लो हमने 120 बना दिया, कितना बना दिया, 120। इसका मतलब ये 180 से तो कम है और 90 से क्या है, ज्यादा है। इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा आपका, इस प्रकार से ये अधिक कोण हो जाएगा। तो अभी तक 3 कोण हम लोगों ने सीख लिया। 3 कोणों में क्या क्या सीखा, न्यून कोण सीखा, जिस कोण की माप 0 से अधिक और 90 से क्या होती, कम होती, वो न्यून कोण एक्यूट एंगल होता है। और जिस कोण की माप 90 डिग्री होती है बच्चे, वो क्या होता है, वो समकोण होता है। और जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है और 180 से कम होती है, वो कोण क्या कहलाता है, तो वो कोण हमारा अधिक कोण कहलाता है। चलो आ जाओ अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। इसमें क्या बताया गया, इसमें कह रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है, स्ट्रेट एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्ट्रेट एंगल यानी कि यहाँ पर रिज कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, रिज कोण की। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है वो कोण क्या कहलाता है, रिज कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, रिज। ये थीटा कितना जा रहा होगा, 180। तो ये देखिए थीटा कितना जा रहा है, 180। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री होती है वो कोण क्या कहलाता है भैया, रिज कोण कहलाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिज कोण बोलते हैं। आ जाओ, और इसमें क्या दिया गया है, इसमें कह रहा है कि अच्छा रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पर बृहत कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, ये बृहत कोण की बात कर रहा है। और यहाँ भी इसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसमें क्या बता दे रहा है कि यदि किसी कोण की माप 180 से अधिक परंतु 360 से कम होती है, वो बृहत कोण कहलाता है। इस प्रकार से देख पा रहे हैं, जैसे कि हम 270 बना सकते हैं, कोई एंगल बना सकते हैं। ये 360 से तो कम है लेकिन 180 से क्या है, बड़ा हुआ है। इस प्रकार से ऐसे कोण को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर बृहत कोण बोला जाएगा। बृहत कोण, इसे हम लोग प्रतिवर्ती कोण का नाम भी दे देते हैं। चलिए अगला क्या दिया गया, हाँ इसमें कह रहा है कि कोणों के युग्म दिए गए। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्या चीज दिया गया, ध्यान दो जरा। यहाँ कोणों के युग्म की बात कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, कोणों के युग्म में तो पहला दिया गया यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स, यानी कि आसन्न कोण। क्या दिया गया, आसन्न कोण। दो आसन्न कोण कहे जाते हैं कब, उनके शीर्ष समान हो और उनकी भुजाएं क्या हो, उभयनिष्ठ हो। और गैर उभयनिष्ठ भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो। इसका ग्राफ अगले इस पेज में आइए यहाँ पर देखते हैं। ये दिया गया है, इसका ग्राफ यहाँ पर है और ये बता रहा है कि ये यहाँ बात कर रहा है किसकी, आसन्न की। किसकी बात कर रहा है, आसन्न की। आप ये देख पा रहे हैं ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पर दिया, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये आसन्न कोण की बात कर रहा है। जो आसन्न कोण है इसके बारे में समझिए, यहाँ पर क्या क्या होना आवश्यक है। आसन्न कोण में देखो बच्चे, एक यहाँ पर कोण ये बन रहा है, ए ओ और सी बन रहा है। और अगला कोण क्या है यहाँ पे, बी ओ और सी बन रहा है। एक कोण ये हो गया और एक कोण हो गया। फर्स्ट पॉइंट है, इनके शीर्ष जो है, दोनों कोणों के शीर्ष यहाँ पर उभयनिष्ठ होने चाहिए। क्या होने चाहिए, उभयनिष्ठ होने चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो O है, इसका भी शीर्ष O है, इस कोण का भी शीर्ष क्या है, O है। एक बात तो यहाँ से पता चली। दूसरा क्या है, इसकी एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। तो OC यहाँ पर क्या है, कॉमन है। OC क्या है, कॉमन है। यहाँ पे OC कॉमन है, तो यानी OC यहाँ पे भुजा कॉमन है। और एक भुजा कॉमन भुजा के एक दूसरी साइड होनी चाहिए और एक दूसरी साइड विपरीत दिशा में होनी चाहिए। इस प्रकार से ये कोण क्या कहलाएंगे बच्चे, आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भैया, ये आसन्न कोण कहलाएंगे। चलो, इस आसन्न कोण की बात यहाँ पर कर रहा था। और अगला क्या दिया गया, इसमें बता रहा है क्या, इसमें कह रहा है कि पूरक कोण कंप्लीमेंट्री की बात कर रहा है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है किसकी,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि हम बात करेंगे किसकी, पूरक कोण की। किसकी बात करेंगे, पूरक कोण की। तो यहाँ पर दोनों कोणों का जो योग है, सम है, वो भैया कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जो x डिग्री और y डिग्री है, x डिग्री प्लस क्या, y डिग्री इक्वल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ऐसा हो रहा है तो वो कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक। बता दिया गया यदि दो कोणों का योग 90 हो तो वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये 90 डिग्री है और एक x डिग्री और एक ये y डिग्री, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं x डिग्री एंड y डिग्री इक्वल कितना दिया गया, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो पूरक कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, है ना। चलो अगला क्या दिया गया, अगला यहाँ पे बात कर रहा है किसकी, समपूरक कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, समपूरक, यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है। चलो भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दो कोणों का योग 180 हो तो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक ये हो जाएगा और एक का एंगल हो जाएगा। जैसे x डिनोट किया गया, ये क्या है, y, तो यहाँ पे हो जाएगा x डिग्री और ये हो जाएगा y डिग्री इक्वल में ये 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180। इस प्रकार से 180 जब हो जाएगा तो ये दो क्या बोलेंगे जाएंगे, ये समपूरक कोण बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे भैया, ये समपूरक कोण बोले जाएंगे। तो आप जान पा रहे होंगे जिन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जा रहा है वो पूरक कोण कहलाते हैं, जिनका 180 हो जा रहा है वो क्या बोले जा रहे हैं, समपूरक बोले जाते हैं। चलो इसमें क्या दिया गया है, कोणों का रैखिक युग्म दिया गया है। कोणों का रैखिक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात यहाँ पे कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये आसन्न में क्या होता था कि उसमें विपरीत होती थी, भुजाएं इधर उधर होती थी लेकिन विपरीत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ भुजाएं कितनी होंगी, विपरीत होंगी। ये 180 जा रही होंगी, यानी इनका योग जो बनेगा वो 180 बनेगा। तो यहाँ पर वो चीजें सही है, बस अभी जब से आसन हम लोग सीख रहे थे तो इस प्रकार से वहां पे एंगल बने थे, तो ये वाली जो यहाँ पर साइड थी ये विपरीत नहीं थी, और यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ये विपरीत हो जाएंगी। तो यहाँ बता रहा है कि दो आसन्न कोणों का रैखिक युग्म तब बनाते हैं जब उनकी दोनों आसन्न भुजाएं विपरीत हो जाएं, ये वाली इसके अपोजिट, ये वाली इधर यानी विपरीत हो जाएं, तो और ये उसका एक कॉमन रहेगा। और इस प्रकार से यहाँ पर 180 भी चला जाता है, इनका सम जाएगा बिल्कुल, जब विपरीत जाएंगे तो 180 ही जाना है। तो इस प्रकार से हो गया कि यहाँ पर कोणों का रैखिक युग्म की बात करेगा तो एक उधर जाएगा अपोजिट में, एक लाइन इधर जाएगी और इसका कोई एंगल बना होगा यहाँ पर। चलो आगे क्या बात कर रहा है इसमें, इसमें ये कह रहा है, ये दिया गया है शीर्षामुख कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात कर रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात कर रहा है, यानी कि शीर्षामुख कोण। तो शीर्षामुख कोण में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अभी हमने बताया था, ये एक रेखा इसको काट रही, एक रेखा इस प्रकार से काट रही, तो इधर वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। और देखो कलर मेंशन किया गया है, यहाँ पर कलर मेंशन किया गया, आप जान पा रहे होंगे कलर मेंशन किया गया, जो ये रेड वाला पोर्शन है, ये वाला एंगल और ये रेड वाले पोर्शन के इक्वल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। सीधी सी बात है, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इनके सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसी रेखाओं को वहां पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर मतलब ऐसे कोणों को क्या बोला जाएगा, शीर्षामुख कोण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भैया, शीर्षाभिमुख कोण बोला जाएगा। चलो ये दिया गया है। और दूसरे शब्दों में जब रेखा प्रतिच्छेद करते शीर्षामुख कोण उस युग्म बनाते हैं, शीर्षामुख कोणों के प्रत्येक में बराबर होते हैं। ठीक, हमने बता दिया क्या कि ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब कोई दो रेखाएं मतलब वो खींची जाती रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखाएं हम कह सकते हैं, और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो इनके बीच का जो कोण बनेगा आमने सामने वाला वो बराबर होगा। ऐसे को कोणों को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे शीर्षामुख कोण बोला जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो अगला दिया गया क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पर संगत कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संगत कोण की। तो यहाँ पर आगे इसका वो दिया गया है, यहाँ पे ग्राफ दिया गया, यहाँ से हम बात करते हैं, ये इसका दिया गया, यहाँ से सारी चीज आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहा है संगत कोण की, संगत कोण की बात कर रहा है। तो ये संगत कोण क्या हो जाएंगे, देखो भाई इसका मतलब क्या है कि ये दो समांतर रेखाएं जा रही हैं, यहाँ पे जो L है वो पैरेलल है किसके, M के पैरेलल है, और इसका ट्रांसवर्सल है, ये इसके का है ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर देखो जो ऊपर वाला एंगल है और यहाँ इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये तुम्हारे संगत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संगत। जो एंगल 1 है ये एंगल इक्वल किसके होगा, 5 के हो जाएगा। यहाँ ऊपर वाला एंगल, यहाँ पे ऊपर वाला एंगल, यानी कि ये जो 4 है ये बराबर होगा किसके, ये 8 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से ये नीचे वाला इस नीचे वाले के बराबर जाएगा। एंगल जो 3 है, जो एंगल तीसरा यहाँ पर दिया गया है, ये बराबर होगा किसके हो जाएगा, 7 के हो जाएगा। और एंगल ये नीचे वाला जो 2 दिया गया किसके बराबर हो जाएगा, 6 के।
एंगल 2 बराबर हो जाएगा 6 के। ये तुम्हारे संगत कोण कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? संगत। ऊपर है तो यहाँ का ऊपर वाला, यहाँ ऊपर है तो ये ऊपर वाला, यदि नीचे है तो नीचे वाला, ये नीचे है तो नीचे वाला, ये बराबर होते हैं। कब? जब ये रेखाएं समांतर होती है, इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है, उस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या होते हैं? ये संगत कोण कहलाते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलो आगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? हाँ, लाइन उसी प्रकार से दे दिया गया। अब यहाँ पे बात कर रहा है क्या कि एकांतर कोण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एकांतर कोण की बात कर रहा है। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल की बात कर रहा है। चलो भाई ये भी समझ लो क्या एकांतर कोण क्या है। कि जैसे हम यहाँ पे बात करें कि जो ये कोण 3 है, जो तीसरा वाला है, ये किसके बराबर होगा? 5 के। तो यानी कोण यहाँ पे थर्ड जो है ये किसके ऊपर होगा? 5 के। एकांतर है, अंतर है एक का, तो यहाँ पर ये हो गया 3 और ये कितना हो गया? 5। ये बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो 2 और 8 के हो जाएगा। ये 2 बराबर किसके हो जाएगा? 8 के हो जाएगा। और अगली बात करें क्या कि जो ये तुम्हारा दिया गया कितना, ये वाला यहाँ पर दिया गया कितना? 1 का, और किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा। तो 1 का किससे हो जाएगा भैया? 7 से हो जाएगा। ये 1 का किससे हो जाएगा? 7 से हो जाएगा। और 4 का किससे हो जाएगा? 6 से हो जाएगा। एंगल जो 4 है वो बराबर किसके हो जाएगा? एंगल 6 के हो जाएगा। तो ये क्या बोले जाएंगे? एकांतर कोण। 1 का अंतर 3 का, इधर 4 हो गया, 2 का इधर कितना हो गया? 8 हो गया, और ये 4 का ये 6 हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या? यहाँ पे लिखा भी हुआ क्या? ये वाला 3 5 के बराबर है, 3 5 के बराबर है, 2 8 के बराबर है, तो ये 2 8 के बराबर है, 1 7 के बराबर है, और यहाँ पर 4 6 के बराबर है। तो आप सीख पा रहे होंगे क्या ये आपसे ये क्या बोले जा रहे हैं आपसे? तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है क्या कि ये भैया क्या है? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण है। यहाँ पर क्या बता दे रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या भाई। इसमें कह रहा है कि इसके विपरीत यदि कोई रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि एकांतर अंतः कोण एक युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अच्छा, यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब दो रेखाएं यहाँ पर यहाँ पे ये कह रहा है कि जब दो रेखाएं इस प्रकार से जाती समांतर, उनको कोई तिर्यक रेखा काटती, इसका मतलब यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बता दे रहा है क्या कि यदि कोई दो रेखाएं जाएंगी इस प्रकार से, और उनका ये वाले कोण, क्योंकि कह रहा है इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेंगे उनके एकांतर अंतः कोण का युग्म बराबर हो, तो यानी एकांतर तो एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। यदि दोनों बराबर हैं तो रेखाएं फिर कैसी रही होंगी? समांतर जाएंगी। कैसी होंगी? समांतर। तभी समांतर रेखाओं में ही ये बन सकता है। तो इसका अपोजिट बोला जा रहा है यहाँ पर क्या कि जब रेखाएं समांतर होती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, और जब एकांतर अंतः कोण बराबर है इसका मतलब रेखाएं क्या रही होंगी? समांतर रही होंगी। इस बात को यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है? क्रमागत आंतरिक कोण की बात कर रहा है। क्रमागत आंतरिक कोण की बात कर रहा है। तो इसमें क्रमागत आंतरिक कोण में आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये जैसे 3 हो गया और ये कितना हो गया? 8 हो गया। इनकी यदि हम बात करें तो ये किसके बराबर जाएंगे? ये दोनों कोणों का योग जो जाएगा वो 180 के बराबर जाएगा। कौन? एंगल 3 प्लस एंगल किसकी बात करें? यहाँ पर 8 की बात करें। इसी प्रकार से एंगल 2 और एंगल 5 किसके हो जाएगा? एंगल 2 प्लस एंगल कितना हो जाएगा? 5 इक्वल में कितना हो जाएगा? ये 180 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 and 5 यहाँ पे कितना दिया गया? 180। 3 and 8 दिया गया। 3 and 8 कितना दिया गया? 180 दिया गया। इस प्रकार से क्रमागत आंतरिक कोण कहलाते हैं। कैसे कोण? क्रमागत आंतरिक कोण कहलाते हैं। इस प्रकार से ये भैया क्रमागत आंतरिक आपके कोण हो जाएंगे। चलो अगले पेज में क्या दिया गया? अब तो लास्ट हो गया, इतना ही दिया गया था। तो इस जो ये ज्योमेट्री थी, ज्योमेट्री में इतना ही दिया गया था, और अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे किसमें? ट्रायंगल वाले में। और यहाँ पर इतना हमने कंप्लीट कर लिया, और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। और यहाँ पर आप सभी को थैंक यू। और यहाँ पे मोटिवेशन थॉट है, क्या लिखा है? जहां तुम हो वहीं से शुरू करो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वह करो जो तुम कर सकते हो, और तुम बिल्कुल सब कुछ कर सकते हो। तो हमारा तो यही कहना होगा कि आप यदि तैयारी को थोड़ा सा अच्छे से नहीं कर रहे हो तो थोड़ा मन से लग जाओ और चीज़ों को अच्छे से करो, और
कहते नहीं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। और लास्ट में चलते चलते 2 लाइन कहेंगे क्या कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भैया हमारे कि आप लगातार मेहनत करते रहेंगे और आप निश्चित तौर पर सही दिशा में काम कर रहे होंगे तो सफलता एक न दिन अवश्य आपको मिलेगी, इसमें कोई बाधा नहीं है। और अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, जिसमें से ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूले, जैसे कि आप इस लेक्चर में देख पा रहे हैं, अब इससे ज्यादा कुछ इसमें ज्योमेट्री में जो बेसिक फार्मूले थे उससे नहीं है। और इसी प्रकार से हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे त्रिभुज के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।